आपको मालूम है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है चावल का? इंडिया। हम यहाँ पर धान उगाते हैं, राइस उगाते हैं, और वाटर स्केर्स एरियाज़ में जैसे हरियाणा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ पर हम अपना पूरा वाटर टेबल ख़त्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें चावल उगाना है। और क्यों? क्योंकि हमको एक्सपोर्ट करना है। किसको? ऐसी ऐसी कंट्रीज़ को, जैसे कि चाइना है। चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है, वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है चावल का, लेकिन वो अपने राइस प्रोडक्शन के फील्ड्स को बढ़ावा नहीं दे रहा, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि चावल पानी बहुत पीता है, और हम अपना पानी ख़त्म कर करके चावल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सोचने की बात है। फिर हम रोते हैं और झगड़ा करते हैं आपस में कि जी पानी ख़त्म हो रहा है। अरे क्यों भाई, वो चीज़ लगाइए ना, जो जितना पानी के सोर्सेज हैं उसके हिसाब से हमारी क्रॉपिंग होनी चाहिए, उसके हिसाब से हमारी फार्मिंग होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बहुत सारे लोगों ने, खासकर जो आपने कहा था कि चावल रायता डालकर चावलों के ऊपर नहीं खाना चाहिए, दही बड़ा मुज़र सेहत है, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि किसी ने कहा मैं 50 साल से खा रहा हूँ, किसी ने कहा मेरी 80 साल उम्र है, किसी ने कहा 70 साल है, और कुछ लोगों ने ये कहा कि उसमें अगर प्याज वगैरह या आप खीरा शीरा डालें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसके बारे में आप क्या? देखें, जो कहता है ना जी मैं 70 साल से खा रहा हूँ, वो 70 साल वाले की आप सेहत देख लें, कमेंट देख लेना तो और बात है। कमेंट में कर दिया, उसने लिख दिया जी मैं 70 साल से खा रहा हूँ, फर्ज करें, लेकिन 70 साल से उसकी एज और उसके मसाइल और उसकी बीमारियां वो उसने मैं तंदुरुस्त हूँ। सर वो कहना है तंदुरुस्ती है, तो फिर जरा कहीं सामने आ जाए, मुलाकात करें, हम भी देखें कितनी तंदुरुस्ती है। आज से बहुत पहले बर्रे सगीर के दौर में एक आलिम दीन जो है वो एक मेंबर रसूल पर बैठकर जुमा पढ़ा रहे थे। उन्होंने जब देखा आगे लोग जो है वो जरा सोना शुरू हो गए, नींद गनूदगी और इस तरह जैसे हमारे यहाँ अक्सर हो जाता है, सोना शुरू हो जाते हैं, तो उसने लोगों को जरा अट्रैक्ट करने के लिए और जगाने के लिए उसने कहा सुनो 1 मिनट, ये जो दाएं बाएं आपके कोई सो रहे हैं इनको जरा उठाएं, मैं आपको एक बात करने लगा हूँ। तो उसने कहा जी आज हम आपको चावलों के 3 फायदे बताएंगे। तो वो दाएं बाएं वालों को उन्होंने कहा दाएं बाएं कौन सो रहा है, उनको जरा कोनी शोनी उन्होंने हलाई, उन्होंने कहा जी उठो जी, वो कारी साहब कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी चावलों के 3 फायदे हैं। नंबर 1, जो चावल खाता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, पहले मर जाओ। अच्छा। नंबर 2, उन्होंने कहा जी चावल खाता है उसको कभी कुत्ता नहीं काटता, और जो चावल खाता है उसके घर में कभी चोरी नहीं होती। तो उतनी देर में सारे जाग गए हुए थे, एक्टिव हो गए हुए थे। उसने अपनी बात आगे जो जहां से वो तकरीर छोड़ी थी वहां से शुरू कर दी। तो लोगों ने कहा नहीं कर साहब 1 मिनट बात सुने, वो हमें जरा वाजे तो कर दें कि ये कैसे है, जो चावल खाता है वो बूढ़ा कैसे नहीं होता। उसने कहा जी जवानी में ही उसके चावल खा खा के उसके जोड़, उसके कमर, उनमें दर्दें और मसाइल पैदा होते हैं, और उसके बाद वो बड़ी जल्दी बूढ़ा हो जाता है, और वो बुढ़ापे तक तो जाता ही नहीं, पहले ही मरेगा, फौत हो जाएगा बीमारियों से और मसाइल से, तो वो बूढ़ा कैसे होगा। ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा कारी साहब दूसरा को बंदा, तो उसने कहा जी 1 मिनट कारी साहब वो बताइए कि वो जो चावल खाता है और उसके घर में चोरी नहीं होती, ये कैसे मुमकिन है। उसने कहा जो चावल खाता है वो रात को खांसी की वजह से देर तक जागता है, खांसता रहता है, यानी उसको खांसी ज्यादा आती है। तो जब चोर कोई बाहर गली गुली में फिर रहे होते हैं इस तरह से, तो वो देखते हैं यार इधर कोई जाग रहा है कि नहीं, वो जब दीवार या आहट को महसूस करेंगे अंदर कोई, तो कहेगा यार इधर बंदा कोई खांसता है, तो जाग रहा होगा कोई, तो उसके घर में इसलिए चोरी नहीं होती। चले, उसने कहा जी छोड़े, आप अगली बात करते हैं। उतनी देर में वो फिर एक उठ गया, उसने कहा नहीं कर साहब वो भी बता दें कि जो चावल खाता है उसको कुत्ता कैसे नहीं काटता। उसने कहा जब जो चावल खाता है तो उसके जिस्म में, पट्ठों में असाबी कमजोरी, जोड़ों में दर्दें, मसाइल, इस तरह की चीजें होती हैं, और वक्त से बहुत पहले बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। तो फिर वो सहारा लेकर चलता है। फिर एक वक्त आता है लोग भी उसको सहारा नहीं देते, तो उसके हाथ में एक डंडा, एक डांग होती है। तो जिसके हाथ में उसने कहा 6 फुट की डांग होगी, कुत्ता उसकी तरफ कैसे जाएगा, कैसे काटेगा। वो तो दूर से देखेगा भाई इसके हाथ में छोटा डंडा है, तो ये तो मुझे 5-4 फुट से। चावल नुकसानदेह होते हैं सर। आजकल जो चावल आ रहा है, इस चावल के अंदर आर्सेनिक बहुत ज्यादा है। आर्सेनिक बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर खाद, इसके ऊपर स्प्रे, और बार बार स्प्रे कर कर इसके अंदर आर्सेनिक बहुत आ चुका हुआ है। और वो आर्सेनिक वही है जो हमारे कैंसर को बढ़ाने का, कैंसर पैदा करने का सबब बनता है। 1 नंबर 2, यही आर्सेनिक जो है वो मुर्गियों की फीड के अंदर भी डाला जा रहा है,
उसकी फीड के अंदर भी है आर्सेनिक, जिसकी वजह से ये मुर्गी बड़ी तेजी से फूल कर 22-25 दिनों के अंदर जो है वो 1.5-2 किलो की एवरेज के साथ मार्केट में आ जाती है। तो वही आर्सेनिक चावल के अंदर आ चुका हुआ है। तो इसका मतलब अगर ये चावल इतनी बुरी है तो बांग्लादेश तो रहना ही नहीं चाहिए सर। हाँ, वो बताता हूँ उसकी वजह क्या है। वो पिच उतार के खाते हैं और हमारे यहाँ पिच समेत खाया जाता है। ओके, आप ये भी तो देखें ना, अगर फर्ज करें, अगर चावल खाने, चावल वैसे अल्लाह ताला ने जो भी चीज बनाई है उसका कोई ना कोई फायदा तो होता है। उसका चावल खाने हैं तो आप पहले उसकी पिच उतार दें, बॉयल कर लें। ओके, बॉयल करें, बॉयल, ठीक है। बॉयल करके उसके ऊपर शक्कर डालें और दूध डाल के आप लें ना। आप लस्सी और दही क्यों डालते हैं? उसका मिजाज गलत हो गया। ठीक है, आप चावल बॉयल करके उसकी पिच उतार दें। जब शक्कर और दूध क्यों डालना है सर? दूध उसकी तेजाबियत को बेहतर करेगा, शक्कर उसकी एसिडिटी और तेजाबियत को कम करेगा। ओके, और 70 और हम ये खाते भी पुराने वक्तों के लोग खाते थे। अच्छा, 80% या 85% तकरीबन आप कह लें, या 90% कह लें, उसमें जो स्ट्रिच कहते हैं उसको, स्टार्च जो पिच होती है, वो स्टार्च आपकी सारी जो वेस्ट हो गई, फिर वो बहुत लाइट रह गए। ठीक है, 15% रह गया पीछे। लेकिन अगर वो हम सारी स्टार्च के समेत लेंगे तो फिर तो हम 100% क्या ले रहे हैं। अच्छा, ये वही स्टार्च है जो आज से बहुत पहले कुछ अरसा पीछे जाएं तो हमारे घरों में जब हमारे कॉटन वाले कपड़े उसको करते थे तो इसी की पिच उतार के लगाते थे ना। तो जिस कपड़े को कल्फ लगती है वो अकड़े होते हैं और अंदर पसीना आता है या नहीं आता उसको। तो जब हम पिच वाले चावल इतने खाएंगे तो फिर बीमारियां आएंगी या ठीक रहेंगे? उस पॉइंट। बाकी जहां हमने बांग्लादेश की बात की, मैंने चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, ये सारा पट्टी जो बड़ी कई दफा मैं गया हूँ यहाँ। वो लोग चावल खाते हैं तो उबले हुए, और उन्होंने एक कटोरी टाइप, प्याली टाइप, छोटी प्याली टाइप, हमारे यहाँ वो इस तरह की उन्होंने वो एक चावलों की लेनी है, उबले हुए चावल, और उसके ऊपर आप बिलीव करें इतना लंबा और इतना इस तरह साइज का एक उन्होंने सी फूड में से एक मछली लेनी है साबुत, और वो उन्होंने फ्राई करके वो पूरी एक मछली मेरी प्लेट में पड़ी है। और आप मेरे वहां पे गेस्ट हैं, मतलब होस्ट हैं, तो आपकी अपनी प्लेट में भी एक फिश पड़ी है। ठीक है, आप बांग्लादेश को देख लें, वो अगर वो देखें, वो उसके साथ फिश ले रहा है। एक तो एक उबले हुए हैं और दूसरा फिश ले रहा है। तो जो प्रोटीन थी फिश की वो इसकी तेजाबियत और उसको खत्म कर रही है, उसके साथ उसने उसको बैलेंस कर लिया। हमने ये बात की थी कि चावलों पर दही डालकर खाना नुकसानदेह है, दूध डाल के फायदेमंद है। उसके ऊपर चीनी के बजाय शक्कर डाल लें, फायदेमंद है। जो वही तेजाबियत जो करता है, वो जो गैस करता है, वो जो बलगम रेशा पैदा करता है, हमें उससे काफी हद तक। अच्छा, तो जो चावल से बिरयानी बनाते हैं, एक तो बिरयानी बनाते हैं, एक वो दूसरा गोश्त सब्जियों वाला पुलाव भी तो होता है ना। जैसे वो आलू, गोभी, मटर डाल दी, गाजर भी डाल दी। एक गाजर फायदेमंद है सिर्फ उसमें, एक चीज है, गाजर का और ग्रुप है, लेकिन आलू, गोभी और मटर एक ही ग्रुप के हैं, तीनों बादी हैं, चावल भी बादी हैं। तो फिर क्या होगा? फिर पिच भी उसके अंदर सारी मौजूद है। तो जो एग फ्राइड राइस बनते हैं वो ठीक है? सर गलत है ना, हम चाइना में हैं, हम चाइना में रह रहे हैं, हम चाइनीज की तरह से खाने खाते हैं। क्या हम चूहे बिल्लियां खाते हैं जैसे वो खाते हैं? वो शराब करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, हम पीते हैं? तो फिर सर माइग्रेटेड फूड जो है, जो जिस खित्ते में जो लोग रह रहे हैं उनकी खुराक है, उसको बतौरे टेस्ट, कभी कभार तो आप उसको बतौरे टेस्ट लें अगर लेना है। लेकिन अगर हम उसको बतौरे खुराक लेंगे तो जो हमारे खित्ते की खुराक थी, जो हमारे बड़ों की थी, जो हमारे बाप-दाद की थी, या जो अल्लाह यहाँ पे पैदा कर रहा है, वो कहाँ गई? हमने उसको टेस्ट कर लिया तो फिर नुकसान आएगा। चावल अरबों लोगों का मुख्य खाना दुनिया भर की आबादी का पेट भरता है, लेकिन इस जरूरी अनाज में एक खामोश खतरा छिपा है, आर्सेनिक। यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व चावल के खेतों को दूषित करता है और हमारे खाने में पहुंच जाता है। मानवीय गतिविधियों से प्रेरित जलवायु परिवर्तन इस समस्या को और बढ़ा रहा है। चावल में आर्सेनिक का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ा रहा है। जैसे जैसे तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, हम एक ऐसे भविष्य का सामना करते हैं जहां हमारा रोज का खाना एक जहरीले पदार्थ से युक्त हो सकता है। यह किसी दूर के भविष्य का संकट नहीं है, यह अभी हो रहा है, वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहा है। इस स्थिति की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
हमें इस बढ़ते खतरे के पीछे के विज्ञान, इससे होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों और इस संकट को कम करने वाले संभावित समाधानों को समझना चाहिए। कुछ न करना कोई विकल्प नहीं है। हमारा सामूहिक भविष्य, खासकर दुनिया की सबसे कमजोर आबादी के लिए, इस चुनौती का तेजी से और निर्णायक कार्रवाई से समाधान करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। यह जागरूकता की पुकार है, शोध के लिए एक निवेदन है और हमारी खाद्य आपूर्ति की रक्षा और सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुरक्षित करने के लिए बदलाव की मांग है। हमारी पृथ्वी पर जो पर्यावरणीय बदलाव हमने किए हैं, वो हमारे पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को बदल रहे हैं और अनचाहे और खतरनाक नतीजे सामने आ रहे हैं। आर्सेनिक, एक उपधातु जो जमीन और पानी में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है, चावल के पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है, खासकर धान के खेतों की जलमग्न परिस्थितियों में। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ता है, यह अवशोषण बढ़ जाता है, जिससे चावल के दानों में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है। इस घटना के पीछे का विज्ञान स्पष्ट है। बढ़ा हुआ तापमान चावल के पौधों में जड़ों के विकास को बढ़ाता है, जिससे मिट्टी से आर्सेनिक को अवशोषित करने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च स्तर मिट्टी में सूक्ष्म जीव गतिविधि को बढ़ाता है। यह बदले में आर्सेनिक की जैव उपलब्धता को बढ़ाता है, जिससे चावल के पौधों के लिए इस जहरीले तत्व को ग्रहण करना आसान हो जाता है। इन कारकों का संयोजन आर्सेनिक संदूषण के लिए एक विकट स्थिति पैदा करता है, जो हमारे मुख्य भोजन की सुरक्षा के लिए खतरा है। आर्सेनिक कोई अच्छा मेहमान नहीं है खाने में। ये एक जाना माना कार्सिनोजेन है जो कई तरह के कैंसर से जुड़ा है, जैसे कि फेफड़ों का, ब्लैडर का और स्किन का कैंसर। लेकिन इसका असर इन बीमारियों से कहीं आगे तक जाता है। आर्सेनिक के संपर्क में आना कम मात्रा में भी कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा हुआ है। इनमें हार्ट डिजीज, डायबिटीज, बच्चों में विकास संबंधी समस्याएं और कमजोर इम्यून सिस्टम शामिल हैं। यह खतरा खास तौर पर शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए बहुत बड़ा है, जो अपने शरीर के वजन के हिसाब से ज्यादा चावल खाते हैं। उनके विकासशील अंग आर्सेनिक के जहरीले प्रभावों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं, जिससे लंबे समय तक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। असल में हम आने वाली पीढ़ियों को एक जहरीली विरासत दे रहे हैं। चावल के हर दूषित दाने के साथ उनके स्वास्थ्य और कल्याण को खतरे में डाल रहे हैं। चावल में आर्सेनिक कंटेमिनेशन का बोझ सब पर बराबर नहीं है। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, जहां चावल मुख्य खाना है, वहां इसका असर ज्यादा है। बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम और चाइना जैसे देशों में, जहां चावल की खेती बहुत होती है और बहुत लोग रहते हैं, वहां सबसे ज्यादा खतरा है। ये एक एनवायरमेंटल जस्टिस का मामला है, क्योंकि जिन्होंने क्लाइमेट चेंज में सबसे कम योगदान दिया है, उन्हें इसके नतीजे सबसे ज्यादा भुगतने पड़ रहे हैं। इन इलाकों में सबसे गरीब और मार्जिनलाइज्ड समुदाय अक्सर सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। उनके पास खाने के दूसरे विकल्प नहीं होते, दूषित पानी पर निर्भर रहना पड़ता है, या आर्सेनिक एक्सपोजर के खतरों के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं होती। यह संकट पहले से ही गरीबी और खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे लोगों को और हाशिए पर डालकर मौजूदा असमानताओं को बढ़ा सकता है। भाग 5, समाधान की लड़ाई। चावल में आर्सेनिक से निपटना। चावल में आर्सेनिक की चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन असंभव नहीं। वैज्ञानिक, शोधकर्ता और नीति निर्माता इस बढ़ते खतरे को कम करने के उपायों की सक्रिय रूप से तलाश कर रहे हैं। ये प्रयास कई तरीकों से किए जा रहे हैं, जैसे आर्सेनिक प्रतिरोधी चावल की किस्में विकसित करना और ऐसे सस्टेनेबल खेती के तरीके अपनाना जिनसे आर्सेनिक का अवशोषण कम हो। लक्ष्य जलवायु परिवर्तन, आर्सेनिक संदूषण और मानव स्वास्थ्य के बीच की कड़ी को तोड़ना है। एक आशाजनक तरीका है चावल की ऐसी किस्मों का विकास जो आनुवंशिक रूप से मिट्टी से कम आर्सेनिक सोखती हैं। ये किस्में किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए आशा की किरण हैं, जो इस मुख्य खाद्य पदार्थ का एक सुरक्षित और अधिक सस्टेनेबल स्रोत प्रदान करती हैं। सेक्शन 6, सीड्स ऑफ होप, डेवलपिंग आर्सेनिक रेजिस्टेंट राइस वैरायटीज। इस बढ़ते हुए संकट के बीच वैज्ञानिक खोज के केंद्र से आशा की एक किरण निकलती है, आर्सेनिक प्रतिरोधी चावल की किस्में। सालों की मेहनत से तैयार की गई ये आनुवंशिक रूप से बेहतर किस्में अरबों लोगों के लिए एक स्थायी और सुरक्षित खाद्य स्रोत प्रदान करते हुए चावल की खेती में क्रांति लाने की क्षमता रखती है।
सावधानी पूर्वक शोध और प्रजनन कार्यक्रमों के माध्यम से वैज्ञानिक चावल के पौधे विकसित कर रहे हैं जो आर्सेनिक दूषित मिट्टी में पनप सकते हैं, जबकि इस जहरीले तत्व की न्यूनतम मात्रा को अवशोषित करते हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां किसान विश्वास के साथ चावल लगा सकें, यह जानते हुए कि उनकी फसल उनके समुदायों को नुकसान पहुंचाने के बजाय पोषण देगी। ये आर्सेनिक प्रतिरोधी किस्में कमजोर आबादी के लिए एक जीवन रेखा प्रदान करती है, स्वास्थ्य से समझौता किए बिना खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इन किस्मों का विकास और व्यापक रूप से अपनाना हमारे खाद्य आपूर्ति में आर्सेनिक के खतरे को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सेक्शन 7 खेतों के पार सस्टेनेबल खेती और खाने पीने की आदतें। आर्सेनिक प्रतिरोधी चावल की किस्मों का विकास हमारे पास एक पावरफुल टूल है, लेकिन यह अकेला सॉल्यूशन नहीं है। हमें सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस और सही जानकारी वाली खाने की आदतों के जरिए आर्सेनिक प्रदूषण की असली वजहों को भी दूर करना होगा। आर्सेनिक वाले पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का कम से कम इस्तेमाल करके हम अपने एनवायरनमेंट में आर्सेनिक की ओवरऑल मात्रा को कम कर सकते हैं। कंज्यूमर एजुकेशन भी उतनी ही जरूरी है। चावल पकाने से पहले अच्छे से धोना और ज्यादा पानी में चावल पकाना पके हुए चावल में आर्सेनिक के लेवल को काफी कम कर सकता है। हम जो चावल खरीदते हैं उसके बारे में सही चॉइसेस करके और उसे कैसे पकाते हैं, हम आर्सेनिक एक्सपोजर से जुड़े खतरों को और कम कर सकते हैं। सेक्शन 8 अनिश्चितता को नेविगेट करना, विवाद और आगे की रिसर्च की जरूरत। क्लाइमेट चेंज, आर्सेनिक कंटेमिनेशन और इंसानों की सेहत का जो उलझा हुआ रिश्ता है वो अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं आया है। चावल में आर्सेनिक के खतरों पर वैज्ञानिकों की राय एक जैसी है, लेकिन इस प्रॉब्लम के साइज और अलग अलग उपायों के असर को लेकर बहस जारी है। कुछ लोगों का मानना है कि अभी के अनुमान ज्यादा बता रहे हैं, जबकि दूसरे कहते हैं कि ये अनुमान आगे चलकर होने वाले नुकसान को कम करके आंक रहे हैं। इस अनिश्चितता से पता चलता है कि और रिसर्च और सही तरीके से डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है। हमें इस बात को और ज्यादा समझने की जरूरत है कि अलग अलग चावल की किस्में, मिट्टी के प्रकार और खेती के तरीके आर्सेनिक के अवशोषण को कैसे प्रभावित करते हैं। सही और भरोसेमंद डेटा ऐसी नीतियां और कदम बनाने के लिए जरूरी है जो लोगों की सेहत की रक्षा कर सकें। भाग 9 आह्वान, सुरक्षित भविष्य के लिए वैश्विक सहयोग। चावल में आर्सेनिक की चुनौती राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं है। यह एक वैश्विक मुद्दा है जिसके लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। ज्ञान, संसाधन और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। विकसित देशों की जिम्मेदारी है कि वे विकासशील देशों को इस खतरे से निपटने के लिए आवश्यक तकनीकों और संसाधनों तक पहुंचने में सहायता करें। यह वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, किसानों और उपभोक्ताओं सभी के लिए कार्रवाई का आह्वान है। हमें जागरूकता बढ़ाने, सख्त नियमों की वकालत करने और स्थायी समाधानों के विकास का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हमारी खाद्य सुरक्षा का भविष्य और आने वाली पीढ़ियों का स्वास्थ्य हमारी सामूहिक कार्रवाई पर निर्भर करता है।